नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के एक चैप्टर जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसकी खोज किसने किया था, उसके जनक कौन है, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। दूसरे वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा हुई थी। उन परिभाषाओं को आज हम रिवीजन करेंगे, लेकिन लिखाने का काम पहले हो चुका है। तो जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, पहले के वीडियो देखकर उसको व्यवस्थित तरीके से समझ लें और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। व्यवस्थित तरीके से आपकी नोट्स तैयार हो जानी चाहिए। उसके आगे मैं बढ़ रहा हूं। हेडिंग लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, चतुर्थांशों में चिन्ह योजना। चतुर्थांशों में चिन्ह योजना। ध्यान से सुनिएगा। यह जो मैं भाग घेर रहा हूं, यह भाग कई नामों से जाना जाता है। चूंकि इसका तल समान है, समान तल होने के कारण 2-3 चीजें मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या बता रहा हूं समतल के बारे में? समतल के बारे में पहली चीज मैं बता रहा हूं, समान तल होने के कारण। किसके कारण? समान तल होने के कारण। दूसरा, एक साथ 2 दिशाओं में चल सकने की स्वतंत्रता के कारण। चल सकने की स्वतंत्रता के कारण, जैसे ये हमारा तल समान है और दूसरी चीज मैं इधर चलूं तो मेरे पास एक और विकल्प है कि मैं इधर भी चल सकता हूं। आपके पास विकल्प है कि आप कोई और दिशा चयनित कर लें। तो चूंकि मैं 2 भिन्न दिशाओं में चल सकता हूं, इसलिए यह समतल है। समांतर होने के कारण समतल है। एक साथ 2 दिशाओं में चल सकते हैं, इसलिए समतल है। और तीसरा, रेखाओं का अगर समूह लूं, रेखाओं के समूह से बना होने के कारण, यह सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह व्यापक भी है और सार्वभौमिक भी है। मतलब यह हर दशा में इसकी परिभाषा के लिए एकदम पर्याप्त परिभाषा है। जैसे अगर मैं रेखाओं के समूह बिछा दूं तो जो भी आकृति बनेगी, समूह को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो जो भी आकृति बनेगी उसी का नाम है समतल। सूप में देखा है कि जो तीलियां होती हैं वह लगभग लाइन में हो, अगर थोड़ा तिरछा न किया जाए तो जो सीधी लाइन बन रही है, उन तीलियों को रखने से वह आकृति हमारी क्या है? समतल। समतल में 2 रेखाएं खींची जाती हैं। समतल में कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? 2 रेखाएं। एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर। जो मैंने दूसरे वीडियो में लिखाया है उसको समझाए दे रहा हूं। ध्यान से समझिएगा भी, सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, लिखिए नहीं, लिखिएगा बाद में। तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बता रहा हूं? समतल के बारे में। उस दिन भी बताया था, आज फिर से सुन लीजिए। समान तल होने के कारण
रेखाओं के समूह से बने होने के कारण जो भी आकृति प्राप्त होती है उसे समतल कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसी समतल का नाम निर्देशांक तल है। और चूंकि निर्देशांक ज्यामिति के पिता रेने देकार्ते थे और इसलिए उनके नाम कार्ते से इस समतल का एक और नाम पड़ गया कार्तीय तल। चूंकि इस तल में मुख्य रूप से दो ही अक्षों का प्रयोग होता है, दो ही रेखाओं का प्रयोग होता है, x अक्ष और y अक्ष। चूंकि इस समतल में दो ही प्रकार की रेखाएं हैं, इसलिए इस समतल का नाम हो जाता है XY समतल। यह इसलिए जरूरी है कि कल को इस समतल में एक छात्र कहे कि सर अगर हम YZ दो अक्षर ऐसे लिखते, हमारे समतल में x और y की जगह y और z होता, तब हम इसको क्या कहते? तब हम इसको YZ समतल कहते। XY समतल इसलिए क्योंकि x है और y, ऐसे में इस समतल का नाम हो जाता YZ। और अगर कभी यहां z और यहां x होता तो इसी समतल का नाम ZX समतल हो जाता है। तो जो समतल का नाम है वह उसमें उपस्थित अक्षों के आधार पर तय किया जाता है। तो पहली बात, रेखाओं के समूह से प्राप्त होने वाली आकृति समतल कहलाती है। जिस समतल का प्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में किया जाता है उसे निर्देशांक तल कहते हैं। रेनी देकार्ते के सम्मान में उसी निर्देशांक तल को कार्तीय तल कहा जाता है। चूंकि इस कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष दो प्रकार के अक्ष होते हैं, इसलिए इस समतल का नाम XY समतल है। जानते रहिए सब, हर नाम क्यों है, कहां से पड़ गया, क्या इन सभी नामों में भिन्नता है? भिन्नता है तभी तो नाम है। तो भिन्नता वह किस कारण से है? यह इसकी परिभाषा है, रेखाओं के समूह से बनने वाली आकृति। निर्देशांक ज्यामिति में प्रयोग होने वाले समतल को निर्देशांक तल कहते हैं। रेनी देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति की शाखा का विकास किया था, इसलिए उनके सम्मान में निर्देशांक तल को कार्तीय तल कहते हैं। चूंकि कार्तीय तल में मुख्य रूप से YZ भी हो सकता है, चूंकि कार्तीय तल में मुख्य रूप से x अक्ष तथा y अक्ष का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसे समतल को XY समतल कहते हैं। कैसे नाम होता है? जो वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो वर्णमाला में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको समतल से अवगत करा दिया। तो किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती, ध्यान रखिएगा, किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं। इसको मैं नोट में लिखता जा रहा हूं, जो मैं नहीं लिखवाया था। ठीक है ना? जो मैंने उस दिन नहीं लिखाया था उसको मैं आज लिखे दे रहा हूं। क्या बताया मैंने? कि किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं, दो लंबवत रेखाएं होती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से, मतलब मिलाकर, जिन्हें संयुक्त रूप से निर्देशाक्ष कहा जाता है। यहां पर कौन है? कहां पर? XY समतल में कौन कौन है? एक x निर्देशाक्ष है और दूसरा है
वाई निर्देशाक्ष, है ना। तो निर्देशाक्ष क्या होते हैं समझ गए। तो किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती, किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं, इनके बीच का कोण कितने अंश का, 90 अंश का। ये तो किसी समतल में, एक ही जगह बनाऊं तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा, है ना, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से निर्देशाक्ष कहा जाता है। यह वाला x निर्देशाक्ष है, यह वाला y निर्देशाक्ष है। इनके और भी नाम हैं। चूंकि पृथ्वी के समानांतर है इसलिए इसे कहते हैं क्षैतिज अक्ष। चूंकि यह खड़ा है इसलिए इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसे भुज अक्ष भी कहते हैं, इसे भुज अक्ष कहते हैं और इसे कहते हैं कोटि अक्ष। ठीक है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको x डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसको y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो तीन बातें, समतल क्या है, उसके अन्य नाम क्या हैं, क्यों। x अक्ष किसे कहते हैं, तो समतल पर, यह परिभाषा मैंने लिखाई है पिछले वीडियो में, समतल में क्षैतिज खींची जाने वाली रेखा, समतल में जो रेखा क्षैतिज होती है, जो रेखा क्षैतिज होती है उसे क्षैतिज अक्ष कहते हैं। इसे x अक्ष भी कहते हैं, इसे भुज अक्ष भी कहते हैं, इसे x डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। समतल में जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्षैतिज अक्ष कहते हैं, उसी को x अक्ष अथवा भुज अक्ष भी कहते हैं तथा x डैश से प्रदर्शित करते हैं। समतल में, उसी समतल में क्षैतिज अक्ष के लंबवत जो रेखा होती, क्षैतिज अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं, वही y अक्ष कहलाता है और उसी को कोटि अक्ष भी कहते हैं। इसे y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहेगा, समतल क्या है, x अक्ष क्या है, समतल पर खींची गई क्षैतिज रेखा x अक्ष है, क्षैतिज अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष का नाम x अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम y अक्ष, x अक्ष का एक अन्य नाम भुज अक्ष, y अक्ष का एक अन्य नाम कोटि अक्ष। ठीक है। फिर x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है तथा O से प्रदर्शित करते हैं। ये पिछली बार लिखवा भी चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। अक्षों का कटान बिंदु, सीधे सीधे अक्षों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, सभी दूरियां समतल में, सभी दूरियां, एक बात, किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति जिस बिंदु से बताई जाती हैं, जिस बिंदु से बताई जाती हैं उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और वहां पर एक परिभाषा लिखे थे, क्या परिभाषा लिखे थे, जो पिछली बार, उसे भी लिख लेते हैं। लिखा जरूर है लेकिन फिर भी लिखेंगे। अक्षों का कटान बिंदु, कौन कौन से अक्षों, x अक्ष और y अक्ष।
अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, वहां लिखे हैं, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। पिछली बार चर्चा हुई। तो मैंने आपको बताया समतल क्या है, x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है। अब चिन्ह योजना, चिन्ह के योजना के बारे में भी हमको लिखना है, ठीक है ना। समझा देता हूं, ध्यान रखेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर, ये कौन सी ओर है, दाईं ओर, ये कौन सी ओर है, बाईं ओर। तो मूल बिंदु के दाहिनी ओर नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, मूल बिंदु के बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो दाहिना प्लस, बायां माइनस। ऊपर मूल बिंदु से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, और नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। तो नियम क्या हो गया? पहला नियम, नियम नंबर 1, मूल बिंदु के दाहिनी ओर नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ऊपर की ओर नापी गई दूरियां प्लस चिन्ह के साथ, नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। समझ गए? नियम है ये हमारा पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा है और यह चौथा है। पिछली बार चर्चा हुई थी, अभी ध्यान रखेंगे। यह पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चतुर्थांश में किसी बिंदु को कैसे लिखा जाता है? किसी बिंदु को लिखा जाता है पहले x फिर y, पहले x निर्देशांक और फिर y निर्देशांक लिखते हैं हर जगह। सबसे पहले कौन आता है? x निर्देशांक। ये x निर्देशांक क्या है? x निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या है, यह पिछले वीडियो में बताया गया है, मैं फिर से बताता हूं। जैसे इस बिंदु पर पहुंचना है, आपको A बिंदु पर पहुंचना है, A पर, तो A पर कहां से चलेंगे? लिखा है समतल में सभी दूरियां, और फिर क्या लिखा, कामा करके किसी बिंदु की स्थिति कहां से बताई जाती है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से हम हमेशा चलते हैं, अक्षों के कटान बिंदु से हमेशा चलते हैं। जैसे A पर पहुंचना है, सीधे नहीं पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले x की दिशा में चलना पड़ेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मान लीजिए 3 कदम चलना पड़ा, तो जितने कदम आप चलते हैं, जितने कदम आप चलते हैं वह कहलाएगा x निर्देशांक। मैं 3 कदम चलूंगा x की दिशा में, तो x का मान 3 होगा। y की दिशा में अगर मैं 4 कदम चलूंगा तो y का मान 4 होगा, y निर्देशांक का मान क्या होगा? 4, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूं, पिछले वीडियो में लिखवाया है मैंने, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी x निर्देशांक कहलाती है, y की दिशा में चली गई दूरी y निर्देशांक कहलाती है ना। और किसी बिंदु के निर्देशांक में पहले x आता है, फिर y आता है, और इसे हमेशा छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, इसका अब हम लोग चिन्ह तय करेंगे। चिन्ह तय करना बड़ा आसान है। x को कौन सा चिन्ह है? इस जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ x को कौन सा चिन्ह है? प्लस का। y को कौन सा चिन्ह है? y को भी प्लस का है। इस चतुर्थांश में x को कौन सा चिन्ह है? देखें अगर आप, तो x का माइनस वाला हिस्सा है, y का तो प्लस वाला ही है। ये कौन सा हिस्सा है? यह थर्ड वाला है, इसमें x माइनस में, इसमें y माइनस में, तो ये हुआ आपका x भी माइनस, y भी माइनस, इसमें
x प्लस में है और y माइनस में है, ये हो गई हमारी चिन्ह योजना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले यह हेडिंग लिखनी, पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना, जो भी बताया गया उसको समझना, समझकर लिखना, नोट्स व्यवस्थित करना और उसके आगे यह हेडिंग लिखना, यह चित्र बनाना और मैं 2 नियम लिखाने जा रहा हूं, उन 2 नियमों को लिखना। ठीक है, मैं नियम लिखूं तो कुछ हटाना पड़ेगा इसमें। चलिए अभी मैं लिख रहा हूं, यही लिख देता हूं। नियम नंबर 1, क्या x अक्ष के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। x अक्ष क्या कहिए, मूल बिंदु के, ओ से ना, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, जबकि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, लेकिन मेरा एक सुझाव है आपको कि जब आप लोग करिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा, जो लिखाया गया लिख लीजिएगा, दूसरा वीडियो देखिए, जो लिखाया गया लिख लीजिए, तीसरा वीडियो मतलब यह वीडियो जब देखें तो सबसे पहले आप नोट ही लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, नोट, है ना, नोट लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा चतुर्थांशों में चिन्ह योजना, चित्र बनाना, फिर नियम नंबर 1 लिखना। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिख लीजिएगा, फिर चित्र बनाइएगा, नियम नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर जगह हमको मिल गई, नियम नंबर 2। क्या लिखेंगे, दाया बाया तो हो गया, नियम नंबर 2 में आएगा मूल बिंदु के, क्या, मूल बिंदु के ऊपर की ओर की दूरियां, ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, जबकि नीचे की दूरियां, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां, है ना, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, है ना। 2 नियम। नियम नंबर 1 क्या, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, जबकि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। नंबर 2 नियम, ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, चित्र बना लिए, ये O है, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, पहले x वाला आता है फिर y वाला, यहाँ भी x वाला पहले y वाला बाद में, x यहाँ पर फिर y, x प्लस है y माइनस है। ऐसे में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको याद करके लिखना पड़ेगा। क्या, इस आधार पर प्रथम चतुर्थांश,
मैं यहां लिख दूं चतुर्थांश और यहां लिख दूं चिन्ह, है ना, एक टेबल टाइप में बना लें। ठीक है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं तो हमको फिर याद करना पड़ेगा। फर्स्ट में सब प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, याद न करना पड़े उसलिए कैसे आया है इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और लिखवा दूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस वीडियो में जो नोट लिखाया गया था उसको लिख लीजिएगा, चित्र बनाइएगा, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और यह टेबल है ना, ये जो टेबल बनी है वो नियम नंबर 1 और 2 को मिला के बनी है। शेष मैंने समझा दिया। एक बात और, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं नियम नंबर 1 को, नोट में एक पॉइंट है उसको लिखिएगा। प्रथम चतुर्थांश का नाम, प्रथम चतुर्थांश का नाम क्या है? ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश का नाम, तृतीय चतुर्थांश का नाम, चतुर्थ चतुर्थांश का नाम। ठीक है, मैं यहां डबल डैश कर रहा हूं लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कि डैश वैसे काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना है। चतुर्थांश का नाम, चतुर्थांश का नाम, चतुर्थांश का नाम। समय कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलिए, मेरा प्रथम चतुर्थांश ये है, इसको किसने बनाया? ये कौन है? इसको कौन बना रहा है? यक्स से जाए कहां पर? ओ पर, आगे न निकले, अब मुड़ जाएं, वाई। तो प्रथम चतुर्थांश का नाम हो गया एक्स ओ वाई। इसका क्या नाम होगा दूसरे वाले का? एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। इसका क्या होगा? मैं लिख नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, लिखिएगा आप। एक्स डैश ओ वाई डैश। इसका क्या होगा चौथे वाले का? एक्स ओ वाई डैश। ठीक है ना, तो चलिए लिख ही देता हूं, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ठीक है, ये हो गया। चतुर्थांशों में चिन्ह योजना आ गई समझ में। कल जब वीडियो बनेगा अगला तो इस पर आधारित केवल सवाल ही करेंगे हम लोग। ठीक है, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार समझेंगे तो हर भाषा परिभाषा से आप परिचित हो जाएंगे, वह आपके हृदय के अंदर तक पहुंच जाएगी। वह जब हृदयंगम हो जाएगी तब वह आपको प्रयास नहीं करने से आना है, वह स्वतः ही आएगा। जैसे माता पिता का नाम आपको जेहन में रहता है हमेशा, वैसे ही ये बातें ध्यान में रहे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, लगातार देखें। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।